इन्फो की। ठीक है, इससे पहले कि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये लाभ सब तक पहुँच सके। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत में बंधुआ श्रम पद्धति यानी उत्पादन अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ श्रम प्रथा का उन्मूलन किया गया था। भारत में बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ श्रम प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, जहाँ बंधुआ आ जाए, श्रम पद्धति का अधिनियम आ जाए, वहाँ पर आप 1976 पर टिक करेंगे। बाद में असम श्रम उत्प्रवास अधिनियम 1863 से लेकर 1901 तक के अधीन श्रमिकों द्वारा उनके चाय बागानों को निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। असम श्रम उत्प्रवास अधिनियम, ठीक है, श्रमिकों द्वारा उनके चाय बागानों को निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, ये कब का था? 1863 लेकर 1901 तक था। विश्व का पहला कारखाना विधान इंग्लैंड में शिशु स्वास्थ्य एवं भौतिकता अधिनियम 1802 के रूप में बनाया गया था। भारत का पहला कारखाना विधान इंग्लैंड में शिशु स्वास्थ्य एवं भौतिकता अधिनियम 1802 में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक न्याय का उल्लेख संगठन द्वारा पारित श्रमिकों की स्वतंत्रता के अधिकार पत्र यानी लेटर टू राइट टू फ्रीडम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आईएलओ ने सामाजिक न्याय का उल्लेख संगठन द्वारा पारित श्रमिकों की स्वतंत्रता के अधिकार पत्र में किया। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत धारा 52 में साप्ताहिक अवकाश दिन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो अवकाश है ना, छुट्टी वाला टाइम, जो अवकाश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत किस धारा में लाया गया है? तो वो धारा है 52। भारत का पहला विस्तृत कारखाना 1934 में बनाया गया था। भारत का पहला विस्तृत कारखाना अधिनियम 1934 में बनाया गया था और कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश के दिन का प्रावधान किया गया। अब विस्तृत कारखाना अधिनियम 1934 में बनाया गया था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1944 में नियुक्त श्रमिक जांच समिति ने देश के विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी उनके अर्जन का अध्ययन किया तथा बताया कि सभी उद्योगों में मजदूरी की दर बहुत ही भिन्न है। भारत सरकार ने 1924 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रमिक जांच समिति कब नियुक्त की गई भारत सरकार ने? तो 1944 में की, 24 में नहीं। भारत जो श्रमिक जांच समिति है वो भारत सरकार ने 1944 में नियुक्त की थी। ठीक है, इन लोगों ने श्रमिकों की मजदूरी और उनके अर्जन का अध्ययन किया और बताया कि सभी उद्योगों में मजदूरी की दर भिन्न भिन्न है। भोजन की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रकरण सामान्यतः सामान्य क्रियाकलाप वाले औसत भारतीय वयस्क के लिए डॉक्टर एक्रोवाइड द्वारा अनुशासित शुद्ध कैलोरी के अंतर्ग्रहण के आधार पर होना चाहिए। शुद्ध कैलोरी के अंतर्ग्रहण के आधार पर होना चाहिए। ये किनका था? ये था डॉक्टर एक्रोवाइड। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता का प्रकलन भोजन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाया गया न्यूनतम मजदूरी नियमन तंत्र अवधि समय संख्या 16 1928 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाए गए न्यूनतम मजदूरी नियमन तंत्र अवधि समय संख्या 26 1928 है। निर्वाह मजदूरी के रूप में एज लिविंग वेजेज में उचित मजदूरी की मात्रा कम से कम इतनी होनी चाहिए कि श्रमिक भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा न्यूनतम मजदूरी होगी तथा इसकी उच्चतम सीमा उद्योग की भुगतान की क्षमता पर निर्भर करता है। कर्मचारी की सेवा की समाप्ति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में मजदूरी भुगतान काम करने वाले दिन ही किया जाना आवश्यक है। धारा 5 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में कहा गया है। कर्मचारी की सेवा की समाप्ति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में मजदूरी भुगतान काम करने वाले दिन में ही किया जाना आवश्यक है। धारा 5 में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में कहा गया है कि अगर सेवा समाप्ति है
तो उस दिन को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में अगर जो मजदूरी काम कर रहा है तो उसकी जो मजदूरी का भुगतान है ना, जिस दिन काम कर रहा है उसी दिन होना है। किसी मजदूरी कालावधि में कटौतियों की कुल राशि उस कालावधि को दी जाने वाली मजदूरी 50% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन सहकारी समितियों की अंशदान के लिए यह 75% हो सकती है। किसी मजदूरी कालावधि में कटौतियों की कुल राशि उस कालावधि में दी जाने वाली मजदूरी से 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन सहकारी समितियों को अंशदान के लिए 75% है हो सकती है। यानी कि अंशदान के लिए 75% दे सकते हो, लेकिन कटौतियों के लिए 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते। मजदूरी कटौती या भुगतान संबंधी आवेदन निर्धारित दिन में से 12 महीने के अंदर करना आवश्यक है। मजदूरी कटौती या भुगतान संबंधी आवेदन निर्धारित दिन से 12 महीने के अंदर करना आवश्यक है। 1921 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्रीय विधानसभा ने श्रम संघों के पंजीकरण तथा वैध श्रम गतिविधियों की सुरक्षा के विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया। अखिल जो श्रम संघों के पंजीकरण तथा वैध श्रम गतिविधियों की सुरक्षा, ये जो पंजीकरण और वैध श्रम गतिविधियों की सुरक्षा, ये सब चीज़ें आई 1921 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के प्रयासों के फलस्वरूप। कंपनी अधिनियम 1956, सहकारी समिति अधिनियम 1912, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 पर पंजीकृत श्रम संघ यानी लेबर यूनियन के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। कंपनी अधिनियम 1956, सहकारी समिति अधिनियम 1912, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 पर पंजीकृत श्रम संघ यानी लेबर यूनियन के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है। श्रम संघ पंजीकरण की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। स्थल सेवा अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन आने वाले व्यक्ति कर्मकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी उद्योग का पहली बार केवल 6 महीने के लिए लोक उपयोगी सेवा यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया जा सकता है। किसी उद्योग को पहली बार केवल 6 महीने के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया जा सकता है। श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा या उसके समक्ष दिया गया कोई भी अधिनिर्णय, आदेश या समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत विहित पद्धति के अनुसार विहित सिविल न्यायालय क्रिमिनल कोड के आदेश या डिक्री द्वारा निष्पादित किया जाएगा। श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उसके समक्ष दिया गया कोई भी अधिनिर्णय, आदेश या समक्ष समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत विहित पद्धति के अनुसार विविध सिविल न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट के आदेश या डिक्री द्वारा निष्पादित किया जाएगा। फिर से देखते हैं श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय प्राधिकरण। ठीक है, जो श्रम न्यायालय है, लेबर कोर्ट है, वो अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा या उसके समक्ष दिया गया कोई भी निर्णय, यानी कि श्रम न्यायालय राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा कोई भी निर्णय या आदेश या समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत विहित पद्धति के अनुसार, भैया जो राष्ट्रीय अधिकरण है ये आदेश दे रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत श्रम न्यायालय को, तो उसके अनुसार विविध सिविल न्यायालय यानी कि क्रिमिनल कोर्ट के आदेश या डिक्री द्वारा निष्पादित किया जाएगा, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट के आदेश द्वारा निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को श्रम न्यायालय द्वारा अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा, देखो राष्ट्रीय अधिकरण या उसके समक्ष दिया गया कोई अधिनिर्णय, आदेश या समझौता, ठीक है, कोई भी समझौता हुआ है, मान लो समझौता हुआ है, वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिया गया है। ठीक है, आज के तहत के अनुसार विविध सिविल न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। श्रम न्यायालय शिकायत निपटान समिति यानी ग्रीवेंस, ठीक है, निपटान रिड्रेस्ड कमेटी में नियोजक और कर्मचारियों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे। शिकायत निपटान समिति में नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे, लेकिन कुल सदस्यों की संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। जहां समिति में 2 सदस्य हैं वहां यथासंभव 1 महिला सदस्य होगी। पुनर्नियोजन की स्थिति में नियोजक की छंटनी किए गए कर्मकारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। पुनर्नियोजन की स्थिति में नियोजक को छंटनी किए गए कर्मकारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बाद में औद्योगिक विवाद के अनिवार्य अधिनिर्गमन की व्यवस्था पहली बार अस्थायी रूप से भारत सुरक्षा नियमन 1942 की धारा 81A के तहत की गई थी। बाद में औद्योगिक विवादों के अनिवार्य अधिनिर्णय की व्यवस्था पहली बार अस्थायी रूप से भारत सुरक्षा नियम 1942 द्वारा
आर्टिकल मतलब धारा 81A के तहत की गई थी। केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुसूची 2 में ऐसे व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को सम्मिलित करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें परिसंकटमय व्यवसाय यानी कि हजार्ड ऑक्यूपेशन समझती है, लेकिन अनुसूचित में अन्य व्यवसायों को जोड़ने हेतु राज्य की गजट में कम से कम 3 महीने से पूर्व अधिसूचना प्रकाशित करना आवश्यक है। यात्रा भत्ता मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है। जो यात्रा भत्ता है वो मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है। यदि कर्मचारी अपना काम असावधानी से ही नहीं बल्कि उतावलेपन से करता हो तो उस स्थिति में दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। यानी कि कोई कर्मचारी वो या तो असावधानी जो काम करते समय असावधानी बरतता हो या उतावलापन से काम कर रहा हो, तो इस तरह से जो दुर्घटना होती है वो नियोजन के अंतर्गत नहीं आएगी। अगर कर्मचारी लगातार 6 महीने से अधिक अवधि तक कार्य करने में से व्यावसायिक रोगों से ग्रसित होता है तो उसे क्षतिपूर्ति देय होगी। अगर कोई व्यक्ति है वो 6 महीने से लगातार उद्योग में काम कर रहा है और वहाँ पर वह उद्योग में किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो इस तरह जो उपचार होगा, जो क्षतिपूर्ति होगी वो देय होगी, यानी वो नियोजक देना पड़ेगा। भारत सरकार ने 1943 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तृत प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से प्रोफेसर बीपी आदारकर को विशेषकर पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 1943 में भारत सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा के नियोजन के विस्तृत प्रारूप तैयार करने के लिए, ठीक है, प्रोफेसर बीपी आदारकर को 1943 में भारत सरकार ने क्यों नियुक्त किया था? तो प्रोफेसर बीपी आदारकर को भारत सरकार ने 1943 में स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तृत प्रारूप तैयार करने के लिए श्रमिकों के लिए 1943 में इनको विशेष पदाधिकारी के रूप में तैयार किया था या नियुक्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान में चलाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर लॉ के तत्वाधान में चलाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आरंभ भारत में वर्ष 1995 में हुआ था। बाल श्रम कार्रवाई एक सहायता कार्यक्रम जर्मन सरकार की सहायता से वर्ष 1992 में आरंभ हुआ था। बाल श्रम कार्रवाई है एक सहायता कार्यक्रम जर्मन सरकार की सहायता से वर्ष 1992 में आरंभ किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में टाफ्ट हार्टले अधिनियम, यूएसए में टाफ्ट हार्टले अधिनियम 1947, ठीक है, के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी से मना करना नियोजकों तथा मान्यता प्राप्त श्रम संगठन दोनों के लिए अनुचित श्रम व्यवहार घोषित किया जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टाफ्ट हार्टले अधिनियम है 1947 को जो आया है, उसके अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी से मना करना नियोजक तथा मान्यता प्राप्त श्रम संघों द्वारा दोनों के लिए अनुचित श्रम व्यवहार घोषित किया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि यूएसए में जो टाफ्ट हार्टले अधिनियम है जो 1947 में आया है, उनके अनुसार अगर सामूहिक सौदेबाजी से अगर नियोजक मना कर रहा है या मान्यता प्राप्त तो कोई ट्रेड यूनियन है वो मना कर रहा है तो इन दोनों के व्यवहार को अनुचित श्रम व्यवहार घोषित किया जाएगा। औद्योगिक संघ प्रस्ताव 1962 इंडस्ट्रियल यूनियन प्रपोजल 1962 में ऐच्छिक विवेचना पर जोर दिया गया है। औद्योगिक संघ प्रस्ताव 1962 ऐच्छिक विवेचना पर जोर देता है। भारत सरकार 1967 में राष्ट्रीय विवेचना संवर्धन बोर्ड नेशनल आर्बिट्रेशन प्रोडक्शन बोर्ड का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1967 में किस बोर्ड का गठन हुआ, तो भारत 1967 में राष्ट्रीय विवेचना संवर्धन बोर्ड का गठन हुआ था, NAPV। भारत में अधिनिर्णय यानी एजुकेशन की व्यवस्था सबसे पहले 1938 में बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 81A के अधीन की गई थी। तो अधिनिर्णय की व्यवस्था 1938 में मुंबई औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 81A के अंदर की गई थी। अनुशासन संहिता कोड ऑफ डिसिप्लिन भारतीय श्रम सम्मेलन यानी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की 1958 में होने वाली 16वीं बैठक में अपनाया गया था। महात्मा गांधी के अनुसार हड़ताल श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग सत्य और अहिंसा के आधार पर करना चाहिए। GDH कोल के अनुसार जनता श्रमिकों के शोषण का विरोध नहीं करती है, तो उसके पास इस शोषण के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम के विरोध का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह फिर से देखो, GDH कोल के अनुसार जनता श्रमिकों के शोषण का विरोध नहीं करती है, तो उसके पास इस शोषण के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम के विरुद्ध कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जब तक समाज में असमानता और अन्याय का अस्तित्व कायम रहेगा, हड़ताल भी होती रहेगी। सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिडनी वेब ने 1891 में किया था। सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिडनी वेब ने किया था। और कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर हो रहा है
तो नियोजक या ट्रेड यूनियन इसे, ठीक है, इस चीज़ को अनुचित व्यवहार कह सकती है। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन के द्वारा सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग से मना करना। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन के द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग से मना करना नियोजक और मान्यता प्राप्त श्रम संघ दोनों के लिए अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से मना करना, सामूहिक जो ऑफिशियल ट्रेड यूनियन है और जो नियोजक है, अगर वो इससे मना करते हैं कि हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करनी है, यानी सामूहिक समझौता नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, तो ये अनुचित व्यवहार को कहलाया जाएगा श्रम, यानी कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 1977 में संविधान में संशोधन कर राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। 1977 में संविधान में संशोधन कर राज्य की नीति यानी कि DPSP के अंतर्गत 43A जोड़ा गया। 1975 के 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की नई योजनाएं लागू करने के लिए निर्देश दिए गए। 1975 के 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की नई योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य एवं सेवा संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की संस्थाएं 1977 में बनाकर भारत सरकार ने नई योजना अपनाई। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की संस्थाएं 1977 में बनाकर भारत सरकार ने नई योजनाएं अपनाई थी। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन CIO राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संघों में महत्वपूर्ण महासंघ है। 1890 में MN लोखंडे की अध्यक्षता में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन MNM लोखंडे 1890 में की गई थी। वर्ष 1917 में देश का पहला आधुनिक श्रम संघ मद्रास लेबर यूनियन, 1917 में देश का पहला आधुनिक श्रम संघ, ठीक है, मद्रास लेबर यूनियन बनाया गया था 1917 में। श्रम संघ के बीच प्रतिद्वंद्विता के दुष्परिणामों को कम करने के उद्देश्य से देश के केंद्रीय महासंघों के प्रतिनिधियों ने 21 मई 1958 को अंतः संघीय आचार संहिता को अपनाया था। श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंद्विता के दुष्परिणाम को कम करने के उद्देश्य से देश के केंद्रीय महासंघों के प्रतिनिधियों ने 21 मई 1958 को अंतः संघीय आचार संहिता को अपनाया था। भारतीय दास अधिनियम 1843 इंडियन स्लेव एक्ट 1843 को पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दास प्रथा को समाप्त करना था। दास प्रथा भारतीय दास अधिनियम 1843 लाया गया था, जिसका उद्देश्य था दास प्रथा को खत्म करना। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कलकत्ता में तथा सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल यानी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स 1851 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी और सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में। भारत का पहला जूट मिल 1854 से 55 में और बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में श्रमिकों के लिए रॉयल कमीशन का गठन जॉन हेनरी वेटल की अध्यक्षता में किया गया था। रॉयल कमीशन का गठन जॉन हेनरी वेटल की अध्यक्षता में किया गया था। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु बाल नियोजन अधिनियम 1938 लाया गया। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए बाल नियोजन अधिनियम 1948 लाया। सर्वप्रथम बाल श्रम को कारखाना अधिनियम 1883 के द्वारा समाप्त किया गया। सर्वप्रथम बाल श्रम को कारखाना अधिनियम 1883 के द्वारा समाप्त किया गया था। यह कार्यरत व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मजदूरी यानी सभी अधिकृत कटौतियों को छोड़कर किसी भी कटौती के बिना उसे भुगतान किया जाना चाहिए। मतलब कि जो अधिकृत कटौतियाँ हैं जैसे बीमा हो गया, इन सब चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, और इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी और उसे उसका पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा। मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान किसी भी कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान किसी भी कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। भारत में व्यापार विवाद अधिनियम 1929 ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 नियोजक और श्रमिकों के बीच औद्योगिक संबंध स्थापित करने के सर्वप्रथम प्रावधान किए गए थे और 1949 को हटाकर 1947 लाया गया था। प्रतिष्ठान में हड़ताल के लिए कुल श्रमिकों का 15% का सहयोग होना चाहिए। प्रतिष्ठान में हड़ताल के लिए
अगर प्रतिष्ठान में आप हड़ताल करना चाहते हैं तो आपके पास 15% श्रमिक होने चाहिए। सन 1919 में शांति सम्मेलन यानी पीस कॉन्फ्रेंस के लिए सैमुअल गोम्पर्स की अध्यक्षता में एक श्रम आयोग का गठन किया गया था। 1919 में शांति सम्मेलन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाशिंगटन में वर्ष 1919 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में 1919 में हुआ था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय जेनेवा में वर्ष 1920 में हस्तांतरित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पहले निदेशक फ्रांसिस अल्बर्ट थॉमसन थे। ठीक है, ये तो सारे फैक्ट आपने उम्मीद है कि ठीक से देखे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी कर दें। इससे पहले कि बहुत सारे वीडियो भी डाल चुके हैं, ठीक है, जैसे कि औद्योगिक हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, अब लेबर लॉज भी ख़त्म होने को आया है। अब बस हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रथम श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम श्रम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम श्रम सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कारण श्रम कानूनों को प्रभावित नहीं करते हैं? उत्पादन में वृद्धि, अत्यधिक अवधि श्रम संघ का विस्तार या कम मजदूरी भुगतान। देखो, अगर कम मजदूरी भुगतान की जाएगी तो आज नहीं तो कल श्रमिक बवाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे या विवाद उत्पन्न होगा ही होगा। श्रम संघ का विस्तार, श्रम संघ का विस्तार करेंगे तो वो इससे ये होगा कि जैसे कि आप जितने ज़्यादा श्रम संघ होंगे या श्रम संघ हद से ज़्यादा बड़ा हो गया, अब वो चाहते हैं कि अपनी हर बात मनवा लें नियोजक से। तो नियोजक इस तरह से, तो एक चीज़ आप कह सकते हो, कुछ चीज़ों के लिए आप कह सकते हो कि हाँ चीज़ें सही हैं, लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे कोई भी संस्था है जो शुरुआत में जब बनाई जाती है तो उसका मोटिव अच्छा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे करके वही चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, लोग उसमें बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो वही चीज़ें जो अच्छी चीज़ें थी वही चीज़ें बाद में बुरी होने लगती हैं। तो श्रम संघ का विस्तार भी इसी तरह से नकारात्मकता की ओर पहुँच जाएगा। अत्यधिक अवधि, अगर ऐसा होगा कि श्रम कानून का जो है, जैसे कि अगर किसी चीज़ से दंड देना हो, ठीक है, जैसे कि किसी ने कानून तोड़ा हो, श्रम संघ का कानून तोड़ा हो और उसको जो दंड देना है वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद देना पड़े, तो इससे ये वो दंड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक अवधि भी नहीं हो। उत्पादन में वृद्धि, अगर हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो इससे श्रम कानून प्रभावित नहीं होगा। हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो वो प्रोडक्ट बाहर जाएगा और उससे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हमारे पास आएगा, और जिससे कि हमारी मजदूरी बढ़ेगी। इस तरह से ना जो श्रम कानून को प्रभावित नहीं करता है ये उत्पादन में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन से श्रम कानून के मूल सिद्धांत हैं? श्रम कानून के मूल सिद्धांत देखते हैं। सामाजिक न्याय है, सामाजिक समानता भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है। सामाजिक न्याय है, सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, ये सब श्रम कानून के मूल उद्देश्य हैं। जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं, सबकी मजदूरी समान, ठीक है, समान कार्य के लिए, ठीक है, इस तरह से उपयुक्त सभी हैं। किस वर्ष कारखाना अधिनियम लागू हुआ था? कारखाना अधिनियम लागू हुआ था 23 सितंबर 1948 को, 1 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में, 12 सितंबर 1948 को। तो कारखाना अधिनियम 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, चीज़ें बहुत बारीक सी देखनी है। 1 अप्रैल 1949 को कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। किसी कारखाने के परिसर कब्जे के लिए अधिष्ठता यानी ऑक्युपायर मुख्य निरीक्षक को सूचित करता है 15 दिन पहले। ठीक है, किसी कारखाने के परिसर कब्जे के लिए ऑक्युपायर मुख्य निरीक्षक को सूचित करता है 15 दिन पहले। ऑक्युपायर के सामान्य कर्तव्य क्या हैं? ऑक्युपायर जो वो औद्योगिक संस्था पर कब्जा कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो उसके सामान्य कर्तव्य क्या है? कारखाने में सुरक्षापूर्ण एवं स्वास्थ्य के लिए निरापद संयंत्रों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था एवं अनुरक्षण करना, वस्तु एवं पदार्थों के व्यवहार, हैंडलिंग, भंडार, परिवहन के संबंध में कारखानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित रखने की व्यवस्था, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, कारखाने अधिनियम 1948 की धारा 11 से लेकर 20 तक, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 से लेकर 20 तक स्वास्थ्य संबंधी किन प्रावधानों को उल्लेख किया गया है? सफाई, संवेदन यानी वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फम्स, उपयुक्त सभी, तो ये सभी सही हैं।
ठीक है, यानी कि एक उद्योग में सफाई होनी चाहिए, वेंटिलेशन और टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए और डस्ट और फम्स भी नहीं होने चाहिए। कारखाना अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष पश्चात कारखानों को पेंट एवं नवीनीकृत किया जाना चाहिए? तो 5 वर्ष के बाद, प्रति 5 वर्ष। अगर वो चाहते हो तो उससे पहले भी आप कर सकते हो, लेकिन 5 वर्ष के बाद तो अनिवार्य है, आपको इसमें पेंट और नवीनीकृत की जानी चाहिए। कारखाना अधिनियम 1949 की धारा 2 के अनुसार वयस्क कहा जाता है। वयस्क किसको कहते हैं? जो 18 वर्ष से आयु ऊपर हो चुका हो। तो एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। निम्न में से सही का मिलान करना है, ठीक है। पेयजल की सुविधा, भवनों का रखरखाव, आंखों का संरक्षण, कारखानों का अनुमोदन, लाइसेंस। तो आंखों का संरक्षण ये धारा 35 में जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन डी है दूसरा। तो इसका सही आंसर डी हो गया दूसरा, यानी कि ये है दूसरा। देखो डी का दूसरा कौन कौन सा है? बाकी तीनों चार हैं, सिर्फ ए ही है जिसमें दूसरा है। अब इसको फिर से देख लेते हैं। ए का कारखाना का अनुमोदन, लाइसेंस एवं पंजीकरण की व्यवस्था धारा 6 में की गई है, ठीक है। कारखानों का अनुमोदन, लाइसेंस और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पंजीकरण, अगर इसको कैसे हम छांट लें, यानी किस तरह से इसको हम देख लें, क्योंकि याद तो होने से रही, इतनी सारी धाराएं हैं, हम याद नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, ठीक है। देखो एल लाइन देखकर भाग जाते हैं, यानी कि एल है 12, रीजनिंग में इसे 12 कहते हैं, ठीक है। 12 का आधा कितना हुआ? 12 का आधा हुआ 6, ठीक है। तो इस तरह से हम हिंट के माध्यम से हम अपना आंसर खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पेयजल की सुविधा धारा 18 में, ठीक है, ये है धारा 18। अब इसको कैसे हम देखें? पी, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि पी, तो पी होता है 16, ठीक है। पी होता है 16। उसके ऊपर चढ़िए मात्रा, यानी कि ए की मात्रा। और ए क्या है हिंदी में? ए दीर्घ स्वर है। दीर्घ में कितनी मात्राएं होती हैं? 2। तो 16 + 2 हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम इसको हिंट के माध्यम से देख पाएंगे कि धारा 18 है, ठीक है। जब भी आपको पेयजल की सुविधा आ जाए तो आपको पी करना है। पी मतलब रीजनिंग में है 16, उसके ऊपर उस पर चढ़िए ए की मात्रा, और एक जो होता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर में मात्राएं होती हैं 2। तो 16 + 2 18। तो धारा 18 पेयजल की सुविधा देती है। भवनों का रखरखाव यानी कि 2। लेकिन इसमें देखते हैं, सॉरी लगता है कि इसका ये सही नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, ठीक। IV, ठीक है, यानी कि आंखों का संरक्षण है, ये यहाँ पर 4 होना चाहिए। आंखों का संरक्षण धारा 4, यानी कि ये बिल्कुल 40। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तो हम इसको यही मानेंगे। ए आंखों का संरक्षण धारा 40 में, ठीक है। आंखों का संरक्षण धारा 40 में कैसे देखोगे कि इसको हमें याद करना पड़ेगा। आंखों का संरक्षण धारा 40 में, ठीक है। और सी है 2, यानी भवनों का रखरखाव धारा 35, ठीक है। देखो इसको कहते हैं बी और एच, ठीक है। और एच होता है 8 रीजनिंग में, 5 और 3 8, ठीक है। इस तरह से हम देखने का प्रयास करेंगे, तो इसका ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। प्रत्येक कारखाने में जहां कर्मकार नियोजित हो वहां कैंटीन व्यवस्था होगी 250 से अधिक कर्मकारों की उपस्थित होने पर, यानी कि जहां पर 250 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां पर कैंटीन व्यवस्था हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारखाना अधिनियम की धारा 89 में वर्णित नहीं है? कौन सा रोग? एंथ्रॉक्स, एस्बेस्टस, फास्फोरस या न्यूमोनिया? तो न्यूमोनिया रोग है जो कारखाना अधिनियम की धारा 89 में वर्णित नहीं है। बाकी तीनों हैं, फास्फोरस, एस्बेस्टस, एंथ्रॉक्स, ये सब हैं। श्रम कानून के उद्देश्य देखते हैं।
श्रमिकों के शोषण से बचाना, औद्योगिक संबंधों के मूल्यों को मजबूत करना, औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटाने के लिए मशीनरी प्रदान करना। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो श्रम कानून का उद्देश्य है ये सभी उपयुक्त सभी सही है। औद्योगिक संबंध में कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन को प्रभावित करता है, यानी कि ट्रेड यूनियन को कौन सा अधिनियम प्रभावित करता है? औद्योगिक विभाग व्यापार संकल्प 1962, औद्योगिक नीति 1981, यानी ट्रेड यूनियन और श्रम संघ समेकन अधिनियम 1992, या औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। तो ट्रेड यूनियन और श्रम संबंध समेकन अधिनियम 1992 ट्रेड यूनियन को प्रभावित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट परिचालन में आया। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1 जून 1927 को परिचालन में आया था। ठीक है, 1 जून 1927 को। अधिनियम का कौन सा भाग ट्रेड यूनियन पंजीकरण से संबंधित है? तो अधिनियम की धारा 8 ट्रेड यूनियन पंजीकरण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 8। ठीक है, इसको कैसे याद रखो? ट्रेड है ना, D8 ठीक है, इसमें भी D आएगा और इसमें भी 8 TH, लगभग D8 डाट। ठीक है, TRAD8। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, धारा 8 ट्रेड यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होता? पंजीकृत यानी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उन पर ऐसा कौन सा अधिनियम है जो लागू नहीं होगा? तो देखेंगे, सहकारी समितियां अधिनियम 1912, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कंपनी अधिनियम 1956। तो ट्रेड यूनियन इन सब पर लागू नहीं होता है। तो सहकारी समितियां अधिनियम 1912 पर भी लागू नहीं होगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में भी लागू नहीं होगा, और कंपनी अधिनियम 1956 को भी लागू नहीं होगा। निम्न में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सामान्य धनराशि खर्च की जाती है? कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिस पर ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सामान्य धनराशि खर्च की जाती है? धारा 15 के अनुसार ट्रेड यूनियन जो धारा 15 ट्रेड यूनियन की जो धारा है उसके अनुसार सामान्य धनराशि खर्च की जाती है। उद्यम के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए, कारखानों की स्थापना में कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए, या ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्चों का भुगतान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ट्रेड यूनियन या उसके किसी भी सदस्य के प्रशासन के लिए खर्चों का भुगतान। किसी व्यक्ति को स्वीकार करने या किसी सदस्य को निषेध करने के लिए संघ किन आधारों पर मना कर सकता है? दुराचार के कारण। अगर किसी पर्सन पर दुराचार हुआ है तो संघ जो ट्रेड यूनियन है वो मना कर सकता है कि आप उसको बर्खास्त करके गलत कर रहे हैं, आपको उसे बर्खास्त नहीं कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपने उस पर दुराचार किया है, आप अपनी मनमाजी बिना उसकी गलती के आप उसको कैसे निकाल सकते हो? ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर दुराचार के कारण आप उसकी छटनी नहीं कर सकते हैं। पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? तो कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 3/4, कुल सदस्य का आधा, या कुल सदस्य के 2/3। तो कुल सदस्य का 2/3 भाग। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उसका नाम बदल सकते हैं। अगर आपके पास 2/3 लोगों की, यानी कि 300 में से 200 लोगों के आपके 200 लोग ये चाहते हैं कि हाँ ट्रेड यूनियन का नाम बदल दो। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन किसके तहत किया गया है? वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन किसके द्वारा तहत किया गया है? मजदूरी अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मकाज क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो न्यूनतम यानी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के अंतर्गत वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वेतन तय किया गया है। उसके आते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत समुचित सरकार निर्दिष्ट रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करेगी। ठीक है, अनुसूची वन भाग 1 और 2 और नियोजन के लिए जोड़ी गई धारा 27 के तहत। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम यानी कि मिनिमम वेजेज एक्ट तय करने की विधि नहीं है? तो वो है सामूहिक सौदेबाजी। ठीक है, सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक होता तो कलेक्टिव होता, लेकिन सौदेबाजी बार्गेनिंग। तो न्यूनतम वेजेज एक्ट 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की विधि नहीं है, बार्गेनिंग। आप बहस करके आप सौदेबाजी मतलब आप न्यूनतम वेजेज नहीं कर सकते हो। न्यूनतम वेजेज एक्ट 1949 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए 5 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष आपको
कम से जो न्यूनतम बेजेज है, यानी कि कम से कम जो मजदूरी है उसको आपको अपडेट करते रहना है, और ये उसमें आप संशोधन करते रहना है। ये कब करना है? ये हर 5 साल बाद। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कवर करने वाला एक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के उद्योगों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को कवर करने वाला एक अनुसूची, दुकानों और प्रतिष्ठानों को कवर करने वाली अनुसूची, या औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कृषि को कवर करने वाली सूची। तो इसका डी आंसर सही है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कृषि को कवर करने वाली अनुसूची। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कि वेलफेयर के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? मीका माइंस लेबर वेलफेयर एंड फंड अधिनियम, लॉ एज खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, या डॉक वर्कर सुरक्षा स्वास्थ्य कल्याण अधिनियम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिर से देख लो। कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो कल्याण के सिद्धांत पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नहीं है। सिंपल बात है, कम से कम क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा दो ना, जिससे कि कल्याण ज़्यादा होगा। कौन सा विधान भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लागू होता है, यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? इनमें से कौन सा एक्ट है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 भी लागू होता है, अनुबंध श्रम यानी विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970, ये सभी लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में उल्लेखित तरीके न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के लिए है। जो मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 की धारा 5 में उल्लेखित तरीके न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधित है। समिति विधि, अधिसूचित विधि या मतदान विधि? मतदान विधि तो नहीं है, समिति और अधिसूचित यानी कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड ये दोनों ही है, लेकिन वोटिंग मेथड नहीं है। मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मजदूरी के न्यूनतम दरों से कम से भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों को तय करने के लिए आधिकारिक गजट के तहत अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? समुचित सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देखो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर यानी कम से कम जो दर है, ठीक है, उससे भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों को तय करने के लिए आधिकारिक गजट के तहत अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी आयुक्त, या ठीक है, केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करता है, या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करता है, या कोई भी अधिकारी जिला समाहितों के पद से कम नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से जो कोई भी अधिकारी है ना, वो जिला समाहितों के पद से कोई कम नहीं है। ठीक है, कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ठीक है, जो कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत देखो, इसके अंदर क्या है, एक नियोक्ता के अधीनस्थ व्यक्तिगत प्रबंधक यानी मैनेजमेंट एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। एक नियोक्ता अधीनस्थ व्यक्तिगत प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ठीक है। प्रबंध एजेंट में एक नियोक्ता के अधीनस्थ एक व्यक्तिगत प्रबंधक शामिल होता है, गलत है। केवल नियोक्ता प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, ये गलत है। समुचित सरकार प्रबंधन और नियुक्त करेगी, बिल्कुल सही। अगर क्षतिपूर्ति अधिनियम है, अगर उसमें नियोक्ता इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, क्योंकि कौन चाहता है कि एक्स्ट्रा पैसे देना, ठीक है। तो इसलिए समुचित सरकार डिसाइड करेगी कि प्रबंधन और नियुक्ति कौन करेगी, ठीक है। ये इसका समुचित सरकार का दायित्व हो जाएगा। कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 हट जाएगा। एक साल लागू हो सकते हैं, नहीं। मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं, नहीं। कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय पर लागू हो सकते हैं, नहीं। यदि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होगा, बिल्कुल सही। कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम के, ठीक है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधान सभी उद्योगों पर लागू नहीं होते, कारण नहीं दिया गया है। श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि 2500 से रुपये बढ़ाकर कितनी कर दी, 5000 रुपये कर दी गई है। यानी कि जो अंतिम संस्कार है पहले थी 2500 रुपये, ठीक है। अगर बाई चांस कोई श्रमिक मर जाता है और तो उसके अंतिम संस्कार का खर्चा पहले था 2500 रुपये देते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस विधान के तहत लाभ पाने के लिए किसी योगदान की आवश्यकता नहीं है? यानी किस एक्ट के तहत लाभ पाने के लिए किसी योगदान
क्या व्यवस्था नहीं है। मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, तो ये दोनों ही हैं। ठीक है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह अधिनियम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। यह अधिनियम इस संशोधन का परिणाम है जो श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए किया जाता है। इस अधिनियम के कर्मकारों के आंशिक अस्थायी विकलांगता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। आंशिक अस्थायी विकलांगता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। अगर बाई चांस कोई आंशिक विकलांग अस्थायी विकलांग हो गया, ठीक है, मतलब स्थायी नहीं अस्थायी विकलांग हो गया, तो इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं है इस अधिनियम के अंतर्गत, क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत। यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से सुरक्षा कवच या अन्य सुरक्षा यंत्र हटाता है या सुरक्षा की अवहेलना करता है तो जिससे उसको सुरक्षा संबंधी उद्देश्य दिए गए हैं, तो नियोक्ता क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगर बाई चांस नियोक्ता कहता है कि आप अगर काम कर रहे हैं ना, तो आप पूरी सेफ्टी के साथ यानी सुरक्षा के साथ काम करें, ठीक है, लेकिन अगर आप उस सुरक्षा कवच को उतार देते हैं और उसके बाद काम करते हैं और उस काम के दौरान आपको क्षति पहुंचती है, तो इसका जिम्मेदार नियोक्ता बिल्कुल भी नहीं होगा और इसलिए वो क्षतिपूर्ति नहीं देगा। घातक दुर्घटना के मामले में यदि आयुक्त अपने स्रोत के आधार पर नियोक्ता को नोटिस देता है, घातक दुर्घटना के मामले में यदि आयुक्त अपने स्रोत के आधार पर नियोक्ता को नोटिस देता है, तो यदि नियोक्ता उत्तरदायी होता है तो नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर जमा कर सकता है। यदि नियोक्ता उत्तरदायी नहीं है तो वह बयान में उस आधार को इंगित करेगा जिस पर वह देयता को खुलासा करता है, या ए और दोनों सही है, तो सी इसका सही आंसर है। यदि नियोक्ता उत्तरदायी है तो वो 30 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देगा। अगर उत्तरदायी नहीं है तो वो उस चिन्ह को इंगित करेगा, ठीक है, जिस पर उसे वह देयता का खुलासा करता है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत, देखो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कब है, 1923 के अंतर्गत। तो अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे मृतक कर्मकार का आश्रित माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक नाबालिग भाई, एक अविवाहित बहन या एक विधवा बहन, विधवा बहू, मृतक पुत्र या पुत्र का नाबालिग बच्चा, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मृतक पर आश्रित, तो इसका आंसर आप उपयुक्त सभी टिक करेंगे ज़्यादातर। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया गया। बीमारी लाभ, बेरोजगारी भत्ता, बच्चों के लिए भत्ता। तो बच्चों के लिए भत्ता जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया गया बच्चों के लिए भत्ता। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जो 1923 के अंतर्गत नियोक्ता किसी भी जोखिम के कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी कुल विकलांगता नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब मादक यानी कि वो या तो ड्रिंक करे होगा या ड्रग्स लिए होगा या स्वेच्छक से आदेश की अवहेलना करने पर सुरक्षा कवच सुरक्षा से संबंधित हो। ठीक है, इसका ये दोनों सही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ESI एक्ट के अंतर्गत यदि एक सदस्य जो स्थायी समिति चिकित्सा परिषद का सदस्य है पदच्युत कर दिया जाता है अगर वह अनुपस्थित होता है लगातार 3 बैठकों में। ठीक है, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि एक सदस्य जो स्थायी समिति चिकित्सक परिषद का सदस्य है अगर वो 3 बार अब्सेंट होता है लगातार, तो ठीक है, तो उसको हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की अनुसूची 1 में है क्या, अनुसूची 1 में क्या है, स्थायी कुल विकलांगता और जोखिम की सूची, स्थायी आंशिक विकलांगता के परिणामस्वरूप जोखिम सूची, व्यावसायिक रोगों की सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की सूचना में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1949 के तहत छूट प्राप्त कर्मचारी कौन होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1949 के तहत छूट प्राप्त कर्मचारी कौन होते हैं। कर्मचारी जो नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है। छूट प्राप्त कर्मचारी जो नियोजक के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विधान बीपी आधारकर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो बीपी आधारकर समिति कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत उनकी सिफारिश पर लाया गया था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। कर्मचारी भत्ता किस विधान में देय है, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देय है।
निम्नलिखित में से कौन सा विधान सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कर्मचारियों को किस प्रकार का लाभ देता है? तो राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ये राज्य बीमा अधिनियम ये होता है कि जैसे कि आप अपने कार्यकाल में आप कुछ ना कुछ आप ऐड करवाओगे, बीमा करवाओगे, जो बीमा आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। जैसे कि पीएफ हो सकते हो। पुरुषों और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित किस विधान के अंतर्गत आता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं को श्रमिकों की भर्ती करते समय आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में अपवाद है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं करेंगे। आप जैसे कि अगर नीचे जो अंडरग्राउंड है, ठीक है, जो ज़मीन के नीचे जो काम करता है उनमें आप बच्चे और महिलाओं को नहीं लगाओगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारिश्रमिक का अर्थ है केवल मूल वेतन से, मूल वेतन और महंगाई भत्ता से, मूल वेतन और परिलब्धियों जो देय हों। तो इसका सही आंसर बी होगा, सी होगा। नियोजित श्रमिकों के संबंध में रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने का कर्तव्य होता है नियोक्ता का। ठीक है, नियोक्ता का कर्तव्य होता है कि वो नियोजित जो श्रमिक है उनके जो रजिस्टर हैं उनके दस्तावेज को रखे। किस अधिनियम के किसी प्रावधान में उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने के उद्देश्य सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जो पद से नीचे नहीं होते हैं? किसी अधिनियम के किसी प्रावधान में उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने के उद्देश्य से सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करती है जो पद से नीचे नहीं होते, वो होते हैं श्रम अधिकारी यानी लेबर ऑफिसर। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को कौन नामित करता है? वो होता है समुचित सरकार। ठीक है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर समुचित सरकार बोलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 39 में। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार है रोजगार की सभी श्रेणियों में। समान पारिश्रमिक की कौन सी धारा पारिश्रमिकों को प्रभावित करती है? तो धारा 2G। समान पारिश्रमिकों की कौन सी धारा पारिश्रमिकों को प्रभावित करती है? धारा 2G प्रभावित करती है। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 एक उदाहरण है। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 एक उदाहरण है सुरक्षात्मक श्रम विधान से, यानी कि प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन से। राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित कौन सा एक उद्देश्य बाल श्रम यानी निषेध और विनिमय का नहीं है? राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित कौन सा एक उद्देश्य बाल श्रम यानी निषेध और विनिमय का नहीं है? यह वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम का प्रतिबंधित करना। वर्तमान अधिनियम के बावजूद बाल श्रम को प्रतिबंधित करना। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विधान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? कौन सा श्रम विधान है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? तो बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986, बाल श्रम विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1986, अनुबंधन विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970। तो 86, 86, 70 बाल श्रम सेम है। ठीक है, इसमें निषेध विनिमय और इसमें विनिमयन एवं उन्मूलन और अनुबंधन विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970। तो ये सभी हैं। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के किस खंड में बाल शब्द को प्रभावित किया गया है? तो धारा 2 सेकेंड में, ठीक है, बाल शब्द का प्रयोग किया गया है, बाल शब्द को प्रभावित किया गया है धारा 2II यानी कि धारा 22 में। कारखाना अपनी प्रसीमाओं यानी, ठीक है, कारखाना अपनी प्रसीमाओं सहित ऐसा परिषद है जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी पिछले 12 माह के किसी दिन काम कर रहे थे, या जिसमें 20 व्यक्ति या बिना शक्ति की सहायता से पिछले 12 महीने से काम कर रहे थे। कारखाना यह परिभाषा किस धारा में देता है? धारा 2M में। ठीक है, रासायनिक एवं विषाक्त पदार्थ कारखाना अधिनियम किस अनुसूची में आता है? रासायनिक एवं विषाक्त पदार्थ कारखाना अधिनियम किस सूची में आता है? दूसरी अनुसूची में आता है। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बोनस को रद्द करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया गया है? लेबर अपीलेट है। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बोनस को रद्द करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया जाता है? पूर्ण पीठ सूत्र, फुल बेंच फार्मूला। बोनस अधिनियम द्वारा दी गई सिफारिशों का परिणाम है श्रम न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो त्रिपक्षीय आयोग। बोनस अधिनियम द्वारा की गई सिफारिशों का परिणाम है त्रिपक्षीय आयोग। बोनस अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया जाता है, तो बोनस
अधिनियम सरकार द्वारा 1 सितंबर 1965 को लागू किया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर 1965 को। ठीक है, आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको सब कुछ भूल जाओ तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एस है, ये भी एस है, और 5 भी एस की तरह बना हुआ है। जहाँ पर आपको इस जगह ये चीज़ें दिखाई दे जाए तो आपको उस पर टिक करना है। देखो इसमें भी एस है, ये भी एस और ये भी एस। अब फाइट होगी मतलब तारीख में। ठीक है, तो बी है 1, बी है 2। ठीक है, तो आपको टिक करना है 2 के आसपास, तो फाइट होगी 2 और 3 में। तो इसको आपको याद रखना है, ये 1 है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो बोनस कोई छोड़ देता है, क्या बोनस कोई छोड़ देता है, तो बोनस लोगों की प्राथमिकता होती है, उनकी सैलरी तो उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन बोनस अगर पूछा जाए कहाँ बोनस दिया जा रहा है तो लोग भड़बड़ा के पहुँच जाएंगे, सबसे पहले पहुँचेंगे ना। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट है ना, 1 सितंबर, इसे आप टिक कर सकते हो आगे। एक कर्मचारी किस आधार पर बोनस प्राप्त करने से अयोग्य होगा? एक कर्मचारी किस आधार पर बोनस प्राप्त करने से अयोग्य होगा? अगर वो कर्मचारी किसी बार धोखे से रिलेटिव हो, दंगा या हिंसक व्यवहार उद्योग के अंदर उसने किया हो, चोरी हेराफेरी या तोड़फोड़ की हो, तो ये उपयुक्त सभी होते हैं जो अगर ये सब चीज़ों में वो लिप्त पाया गया तो वो बोनस के लिए अयोग्य है। उपादान यानी ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम संदाय राशि है 10 लाख रुपए। ठीक है, उपादान संदाय लाभ प्राप्ति के लिए समय शर्तें हैं 5 साल। उपादान संदाय लाभ प्राप्ति के लिए समय शर्तें हैं 5 साल। संदाय राशि के कितने से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई? तो 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है? देखो संदाय में यहाँ पर 26 होगा, जो भी आंसर होगा वहाँ पर 26 होगा, बाकी सब चीज़ें लगभग सेम रहेंगी। तो देखो बिल्कुल सही है, संदाय बराबर मासिक वेतन अपॉन 26 इंटू 15 बराबर सेवाओं की शर्तें हैं। क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मासिक यानी कि जो मासिक वेतन है, ठीक है, अपॉन 26 इंटू 15 और सेवा के वर्ष, उसने कब तक सेवा दी है, इस तरह से वो ग्रेच्युटी निकालेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका मासिक वेतन है 10,000 रुपये, 1,000 रुपये मान लो, उसने काम किया है 5 साल। ठीक है, क्योंकि ग्रेच्युटी भी 5 साल में मिलेगी, 10 साल तक, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि उसका ग्रेच्युटी कितनी, उसके पास कितनी ग्रेच्युटी होनी चाहिए। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि मासिक वेतन है 1,000 रुपये। ठीक है, तो अपॉन 26 इंटू 15 और उसने सेवा की है 5 साल तक, तो इसको सॉल्व करेंगे 15 पना 75, 75 यानी कि 75,000। ठीक है, अपॉन 26, तो 26 दिन 52, 36 दिन 73, 2 3 6। ठीक है, ये लगभग 3,000 रुपये ग्रेच्युटी बन जाएंगे। ठीक है, 7500। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। कौन सी धारा संदाय राशि संबंधित है? चलो ठीक है, 26 हम कैसे भी करके इसको मानते हैं 26 दूनी 52। ठीक है, तो कैसे भी करके हम चलो मानते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे भी करके 26, अगर 26 माने, 26 महीने तक वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26, 15 गुणा नहीं करेंगे, हमसे यहाँ पर 26 लिखें। ठीक है, इस सबको हटा दो, तो कितना हो जाएगा? 1,000 मासिक वेतन है, उसको 26 इंटू 15 और 26 साल तक उसने काम किया, तो यहाँ पर 26 एकम 26। ठीक है, तो कितना हो गया? 15, यानी कि 15, उसके बाद डबल 0, यानी कि उसकी ग्रेच्युटी कितनी निकली 26 साल में? 15,000 रुपये। ठीक है, तो ग्रेच्युटी उसकी कितनी निकली? 15,000 रुपये। कौन सी धारा संदाय राशि से संबंधित है? तो धारा 7 संदाय राशि से संबंधित है। संदाय एस यानी 7। ठीक है, इसको हमको किसी भी तरह से आपको याद रखना ही पड़ेगा, कुछ भी करो लेकिन याद करना ही पड़ेगा। संदाय राशि यानी कि ग्रेच्युटी। ठीक है, ग्रेच्युटी जी है ना। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में जो रीजनिंग में 7 दिखाई देते हैं ना, तो वो यही 7 मान के चलो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक एजेंसी है UN की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है UN की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1969 में नोबेल में शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये पूरे विश्व में श्रम संगठन को में शांति लाने के लिए नए नए कानून बनाती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की थी तो 1919 में, 29 अक्टूबर 1929 में आईएलओ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के साथ औपचारिक संबंधों में लाया गया 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक तय करता है विकलांगता श्रमिक के लिए, मानवाधिकार के लिए, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से किन कारणों से भिन्न है? अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र जो यूएन के, ठीक है, यूएन के अन्य संगठनों से किस प्रकार भिन्न है? इसमें नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कार्य में भाग लेते हैं। ठीक है। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा? तो कार्यालय में केवल बैठना यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। बुरा शारीरिक संपर्क या महिलाओं में एक अजीब सा एक कॉमन सेंस होता है कि अगर उनको कोई गलत इंटेंशन से टच करता है ना तो उनको समझ में आ जाता है कि ये इसका क्या इंटेंशन है। अगर उनको इस तरह का लग रहा है तो वो यौन संबंधी शिकायत कर सकती हैं। यौन पक्ष के लिए मांग या अनुरोध, कोई अगर चाहता है कि वो उनसे शारीरिक संबंध बनाए तो इस तरह से वो, ठीक है, तो वो यौन उत्पीड़न के दायरे में आएंगे। या यौन संबंधी टिप्पणी या कोई यौन संबंधी कोई कमेंट पास करता है, कुछ भी करता है, गंदी हरकत देता है, कोई गंदा कमेंट करता है तो वो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन कार्यालय में के केबिन में बैठना कोई यौन उत्पीड़न नहीं है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, श्रम मंत्रालय और रोजगार की मुख्य भूमिका। श्रम मंत्रालय और रोजगार की मुख्य भूमिका देखते हैं। तो श्रम नीति कानून बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में ध्यान रखना, श्रमिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। कार्यालय पर महिला कर्मचारी उत्पीड़न अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं है क्योंकि ये 2013 में है। तो कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में लाया गया था। श्रम ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेबर ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या है? लेबर ब्यूरो का मुख्य कार्य लेबर इंटेलिजेंस, श्रम अनुसंधान, न्यूनतम मजदूरी 1948 के अंतर्गत मजदूरी का अध्ययन और मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होंगे। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1974 में। बीवी गिरी, ठीक है, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान 1974 में लागू किया गया था या स्थापित किया गया था। 1966 में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीवी गजेंद्र गाडकर। 1966 में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो पीवी गजेंद्र गाडकर हैं इनकी अध्यक्षता में 1966 में किया गया था। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमें यूपीएफओ का एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा और ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? पीवी गजेंद्र गाडकर। ठीक है। आप पीवी नरसिम्हा राव, इन सब में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव हैं और पीवी गजेंद्र गाडकर हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966। देखो यार, इस तरह से आप पता कर सकते हो। देखो 66 ना सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ये देखो गजेंद्र और गाडकर हैं, ये भी सेम है। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ मिल जाए कि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 मिल जाए तो आपको बिना देखे पीवी गजेंद्र गाडकर पर टिक करके चले आना है। प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय अकादमी और सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान नटरेस का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सुरक्षा यानी PDUNASS कर दिया गया है। रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग कब गठित किया गया था? तो 1999 में रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय श्रमिक आयोग गठित किया गया था। सूचकांक समीक्षा समिति इंडेक्स रिव्यू कमेटी गठित होती है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा सूचकांक समीक्षा समिति यानी इंडेक्स रिव्यू कमेटी गठित की गई। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ से 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। किसी प्रतिष्ठान में कल्याण अधिकारी यानी वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होती है जहाँ कर्मचारियों की संख्या होती है 500। ठीक है, यानी कि वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होती है 500 से ज़्यादा जहाँ पर कर्मचारी होंगे वहाँ पर। कारखाना अधिनियम की किस धारा में श्रमिकों के अधिकारों की बात कही गई है? तो धारा 111A में
ठीक है, इस धारा में श्रमिकों के अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, गिग श्रमिकों को संदर्भित करता है। स्थायी कर्मचारी, सेवा क्षेत्र में काम कर, या औद्योगिक श्रमिक, या बाह्य श्रमिक। बाह्य श्रमिक को ही गिग श्रमिक कहते हैं। और इनके अतिरिक्त आते हैं प्लेटफॉर्म कर्मचारी, ठीक है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, जैसे कि अमेजन हुआ, इन सब पर जो चीज़ें लाने दाने या चीज़ें वो होते हैं प्लेटफॉर्म। किसी कारखाने को बंद करने के लिए कितने दिन पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचना दी जाती है? 30 दिन पूर्व, लगभग 1 माह पहले अधिकारी को सूचित किया जाता है कि हम अपना कार्यालय, हम अपना उद्योग बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमारे इसको नुकसान पहुंच रहा है, एक्सेट्रा। कैंटीन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कैंटीन वर्षों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 अंतर्गत वेतन की अधिकतम राशि होती है 15,000 रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत वेतन की अधिकतम राशि होती है 15,000 रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 20 से अधिक। 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ पर प्रतिष्ठान, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि अपील ट्रिब्यूनल का गठन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो धारा 7D के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको EPFO निकालना है तो प्लीज़ कृपया करके चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें। भी क्वेश्चन छूटना मतलब EPO से बाहर होना है, और यहाँ पर मजाक बिल्कुल भी नहीं चल रहा।